हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। एक बेसिकली आरसी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा एंड विल गो थ्रू हाउ आई इंटरप्रेट डिफरेंट सेंटेंसेस, हाउ आई थिंक अबाउट देम एंड मैं क्वेश्चंस में बेसिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करता हूँ। इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू दिस एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट। इट्स कंप्लीटली फ्री, नो साइन अप और एनीथिंग लाइक दैट रिक्वायर्ड। इसको डाउनलोड कर लो। ओके, टाइम स्टैम्प्स लगाए हुए हैं, सो यू विल फाइंड इट ईजियर टू नेविगेट। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से प्लीज मैनेज कर लेना। Let's jump right in. Okay, two modes of argumentation have been used on behalf of women's emancipation in Western societies. Arguments in what could be called the relational feminist tradition maintain the doctrine of equality and difference, or equity as distinct for equality. They posit that biological distinctions between the sexes result in a necessary sexual division of labor in the family and throughout society, and that women's procreative labor is currently undervalued by society to the disadvantage of women. Okay, this is quite interesting. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो बात कर रहा है दो मोड्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन की जो कि किसी टाइम पे वेस्टर्न सोसाइटीज में थे ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन। ना एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको इमेंसिपेशन का मतलब ही नहीं पता, यू आर एनकाउंटरिंग दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस केस में अभी आप इसको ना यहाँ पे पार्क कर दो। डोंट गेट डिसवाइडेड एंड लीव द पैसेज इटसेल्फ। आप पार्क कर दो। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं आगे की लाइन से क्या कोई ऐसा सिग्नल दे रहा है ऑथर, इतना समझ आ जाए बेसिकली कि इस वर्ड से वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन में वो बोलता है कि एक आर्ग्यूमेंट जो है वो उसको कह सकते हो कि वो रिलेशनल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन वाला है। दे बेसिकली पोजिट कि बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस नेसेसरी डिविजन ऑफ लेबर क्रिएट करते हैं, नॉट जस्ट इन अ फैमिली बट ऑल्सो थ्रू आउट सोसाइटी। लेकिन वुमेन की जो प्रोक्रिएटिव लेबर है वो अंडरवैल्यूड है बाय सोसाइटी एंड दैट इज बेसिकली डिसएडवांटेजेस टू वुमेन। सो इससे ये पता चलता है कि द ऑथर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फेमिनिस्ट ट्रेडिशंस। ठीक है, एंड फेमिनिस्ट ट्रेडिशन से हम आइडिया लगा सकते हैं, गैस मार सकते हो कि वुमेन्स एमेंसिपेशन का मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा कि उनको बेसिकली मेन के कंपैरिजन में फ्रीडम ज्यादा मिले, लिबरेशन ज्यादा मिले, लॉज बेसिकली ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, the individualist feminist tradition emphasizes individual human rights and celebrates women's quest for personal autonomy while downplaying the importance of gender roles and minimizing discussion of childbearing and its attendant responsibilities. Perfect. तो यहाँ पे शुरू में जो जैसे वो बात कर रहा था about two modes of argumentation, first था relational, now we know this is the individualist feminist tradition और इनका फोकस पूरा का पूरा इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स पे है। ठीक है, दे डोंट रियली बिलीव इन ब्रिंगिंग चाइल्ड बेयरिंग और उस टाइप की चीज़ों को डिस्कशन में। तो यहाँ पे हमारे पास एक हो गया रिलेशनल जो बेसिकली बायोलॉजी के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव दीज इंडिविजुअलिस्ट्स जो कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस। ठीक है, ये बेसिकली मुद्दा था। तो इस छोटे से पैराग्राफ से ऑथर ने बेसिकली हमको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ, वी विल बी डिस्कसिंग something about these two modes of arguments. ठीक है, एंड यहाँ पे the author has not sided with one or the other. तो हमको ये भी पता है कि हाँ यार, यहाँ पे author is being completely neutral, ना तो वो किसी को डाउनप्ले कर रहा है ना वो किसी की साइड ले रहा है। ओके, awesome. Let's move on. Before the late 19th century, these views coexisted within the feminist movement, often within the writings of the same individual. Between 1890 and 1920, however, relational feminism, which had been the dominant strain in feminist thought and which still predominates among European and non-Western feminists, lost ground in England and the United States. देखो, यहाँ पे ना इस टाइप की चीज़ें जब आती हैं ना, where you have a lot of years and a lot of names and a lot of places, basically बहुत सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। डोंट गेट टू हंग अप ऑन दीज, बस मुद्दे की बात समझो और आगे बढ़ो। बिकॉज इफ यू गेट स्टक इन रिमेंबरिंग कि 19th सेंचुरी से पहले क्या था, उसके बाद बीच में क्या हुआ, एंड ऑल दैट यू विल लूज द बिगर पिक्चर। सो डोंट फोकस टू मच ऑन द नंबर्स देमसेल्व्स, बट मोटा मोटा समझो। ठीक है, मोटा मोटा क्या है? मोटा मोटा ये है कि यहाँ पे ये व्यूज को एग्जिस्ट करते थे एक टाइम पे, और ऐसा भी होता था कि अगर कोई लिख रहा है इन व्यूज के बारे में तो वो कभी रिलेशनल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन को फेवर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किसी दूसरे टाइम पे मे बी वो इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू फाइंड टू व्यूज को एग्जिस्टिंग विद इन द राइटिंग्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे निकलता गया वैसे वैसे रिलेशनल फेमिनिज्म जो था, जो कि अब तक डोमिनेंट स्ट्रेन था बाय द वे, वो बेसिकली इंग्लैंड और यूएस में लेस डोमिनेंट होता चला गया। ठीक है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इन द एंग्लो-सैक्सन लीगल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म केम टू प्रीडोमिनेट इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ओके,
At the same time, the goals of the two approaches began to seem increasingly irreconcilable. Individualist feminists began to advocate a totally gender blind system with equal rights for all. Relational feminists, while agreeing that equal educational and economic opportunities outside the home should be available for all women, continued to emphasize women's special contributions to society as homemakers and mothers. They demanded special treatment, including protective legislation for women workers, state sponsored maternity benefits, and paid compensation for housework. Awesome. तो बेसिकली उसके बाद हमको पता चला कि ऑब्वियसली सिंस हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है सिर्फ दो मोड्स ऑफ आर्गुमेंटेशन से, अगर रिलेशनल फेमिनिज्म डिक्लाइन कर रहा था इंग्लैंड और यूएस में, तो इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म जो था दैट स्टार्टेड rising and eventually predominating. And obviously जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि रिलेशनल फेमिनिस्ट ट्रेडिशन वाले जो लोग थे they respected biological differences. दूसरी साइड पे जो इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट ट्रेडिशन वाले थे they basically downplayed the importance of child bearing, और वो नहीं चाहते थे कि उस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वाली चीजें आर्ग्यूमेंट में भी आए, डिस्कशन में भी आए. ठीक है, तो यहाँ पे एज टाइम वेंट ऑन ऑब्वियसली इन लोगों के जो गोल्स थे वो भी इंक्रीजिंगली आपस में अब रेकनसाइल नहीं हो पा रहे थे. रेकनसाइल का मतलब क्या है? रेकनसाइल का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि हाँ आप दो चीजों को साथ में रख के देख सकते हो या नहीं देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम वन अनदर, तो उसका इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब सिर्फ इतना है कि यार ये दोनों अपने गोल्स को एक साथ देख तक नहीं सकते बिकॉज बेसिकली देयर गोल्स आर बिकमिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अब वो कैसे डिफरेंट हो रहे हैं वो यहाँ पे बताया. देखो, रिलेशनल फेमिनिस्ट जो है वो अग्री करते हैं कि हाँ वुमेन को इक्वल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बिकॉज वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं दे ऑल्सो एम्फेसाइज, वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स में वुमेन के स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी को ला रहे थे एज होम मेकर्स एंड मदर्स. इट्स नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड उसी chain of thought में they also obviously wanted यार protective legislation for women workers because of all these biological differences as well. आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी largely author की जो tone है that is completely neutral. उसने ज़्यादातर facts ही state किए हैं. The author has not actually sided with one or the other. और अगर ये देखना चाहते हो कि ये passage कैसे fit कर रहा है, कैसे flow कर रहा है, then basically the first passage was all about introduction. उसमें बताया गया कि दो modes हैं argumentation के and this is about progression. उसने ये दिखाया कि before late 19th century कैसे था and as time went on कैसे कैसे changes आते गए especially in English speaking countries. ठीक है, and then focus eventually became on relational feminism. ठीक है, आगे चलते हैं. Let's move on. Relational arguments have a major pitfall because they underline women's physiological and psychological distinctiveness. Oh, wow. They are often appropriated by political adversaries and used to endorse male privilege. But the individualist approach, by attacking gender roles, denying the significance of physiological difference, and condemning existing familial institutions as hopelessly patriarchal, has often simply treated as irrelevant the family roles important to many women. If the individualist framework, with its claim for women's autonomy, could be harmonized with the family-oriented concerns of relational feminists, a more fruitful model for contemporary feminist politics could emerge. Awesome, awesome. So this is the foundational passage actually. अब यहाँ पे देखो सेकंड पैराग्राफ के एंड में the author was actually talking about relational feminists and कैसे कैसे उनके views basically evolve करे and what were the kind of things they were actually asking for. ठीक है, and उस now he's actually pointing out कि relational arguments में एक major pitfall है. What is a pitfall? Pitfall basically associate कर सकते हो with risk, you can associate it with danger, with problem, something like that. Okay, ठीक है, तो वो basically कह रहा है कि क्योंकि relational arguments क्या करते हैं, they respect biological differences between men and women, right? And इसी वजह से उन differences को ही उनके जो political adversaries हैं वो क्या करते हैं, वो उसी को घुमा फिर आके ना basically male privilege को enforce कर देते हैं, male privilege को ही सामने ले आते हैं. because यार अब देखो अगर बात करोगे let's say about lifting heavy weights, right? And if there's a feminist who is actually on the side of women but that same person reinforces and respects the biological differences between men and women, तो अगर एक कोई बंदा खड़ा है उसके अगेंस्ट जिसको बस आर्ग्यू करना है उसके अगेंस्ट, ठीक है, पॉलिटिशियंस वही तो करते हैं दे आर्ग्यू अमंग ईच अदर. ठीक है, तो अगर उसको सिर्फ आर्ग्यू करना है तो यार वो इस बात पे तो आर्ग्यू करेगा ही करेगा ना कि आप वो वेट नहीं उठा सकते, आप हार्ड लेबर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई मेन डू इट.
और समथिंग लाइक दैट। तो देखा कि कैसे जो रिलेशनल फेमिनिस्ट का आर्ग्यूमेंट था, दैट आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ वाज नॉट डाउन प्लेइंग वुमेन कहीं पे भी, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा था कि वुमेन वीक हैं या व्हाटएवर, वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्ट्स को स्टेट कर रहा था, नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन एक कोई बंदा जो कि उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, अब उसने तो वो यूज कर ही लिया ना आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए उसके अगेंस्ट। वो ही मेजर पिटफॉल यहाँ पे ऑथर पॉइंट आउट कर रहा है, और वो ये भी बताता है कि ये जो पिटफॉल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो तो आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन में लाना ही नहीं चाहते फिजियोलॉजिकल डिफरेंस को। वो तो एग्जिस्टिंग जो फेमिलियल इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली फेमिलियल इंस्टीट्यूशन से मतलब ये है द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, बेसिकली जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, वो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो ही पेट्रियार्कल है इन सो मेनी वेज। वो वेज ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करे हैं, तो वी विल ऑल्सो नॉट गो इन टू दोज वेज, बट हाँ, दैट्स व्हाट दे बिलीव। अब ऑथर की जो एक्चुअल इंटेंट है वो लास्ट लाइन में आती है। लास्ट में वो बोलता है कि यार अगर ये जो इंडिविजुअलिस्ट फ्रेमवर्क है ना, जो कि विमेन ऑटोनॉमी और विमेन का फ्रीडम की बात करता है, अगर इसको बस हार्मोनाइज कर दो, इसको किसी ना किसी तरह रेकनसाइल कर दो, इसको जोड़ दो, इसको ब्लेंड कर दो विद द फैमिली ओरिएंटेड कंसर्न्स ऑफ रिलेशनल फेमिनिस्ट, तो मॉडर्न फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स का एक ज्यादा अच्छा मॉडल सामने आ सकता है। ओके, दैट इज व्हाट द होल पैसेज इज अबाउट। वंडरफुली रिटन पैसेज। लेट्स गो एंड अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। द ऑथर ऑफ द पैसेज alludes to the well-established nature of the concept of individual rights in the Anglo-Saxon legal and political tradition in order to. Okay, ठीक है, ये तो वहीं पे बात हो रही है ना जहाँ पे उसने प्रोग्रेशन दिखाया था। you see, यहाँ पे इंडिविजुअल फेमिनिज्म केम टू प्रीडोमिनेट इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, सो ये यही है, दिस इज द एंग्लो सैक्सन, एंड बिकॉज इंडिविजुअल राइट्स वर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इन एंग्लो सैक्सन, या दिस इज इट। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन बेसिकली ये जानना चाहता है कि ये जो पूरी बात करी ऑथर ने अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, एंग्लो सैक्सन लीगल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन और इस सब की, ये क्यों करी, ठीक है, क्या करना चाहता था ऑथर ये बात करके। ऑथर सिंपली बोल रहा है कि यार बिकॉज इंडिविजुअल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश था इन सब में, तो इसीलिए इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म जो था दैट ग्रू इन प्रोमिनेंस इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, और वहां पे वो इवेंचुअली प्रीडोमिनेट करने लगा। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है, बस यही कह रहा था। अब देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। ए, इलस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस of individualist feminist thought on more general intellectual trends in English history. Okay, influence की तो बात ही नहीं करी हमने individualist feminist thought की। On general intellectual trends की कहीं बात नहीं हुई। English history, this is not about English history, this is about feminism history. All right, काटो इसे। Second, argue that feminism was already a part of the larger Anglo-Saxon intellectual tradition, even though this has often gone unnoticed by critics of women's emancipation. ये last part is absolute rubbish. So देखो, ट्रैप ये होता है कि आप हड़बड़ी में हो, आप जल्दी में हो, आपने बस शुरू में देखा कि हाँ, आर्ग्यू दैट फेमिनिज्म वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द लार्जर एंग्लो सैक्सन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। यस दैट्स ट्रू, बट एक्चुअली वहां भी एक प्रॉब्लम है। वहां की प्रॉब्लम इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है, इजीली नोटिस नहीं होगी। वहां प्रॉब्लम ये है कि हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, यस, दिस होल पैसेज इज अबाउट फेमिनिज्म, ट्रू, बट पॉइंट ये नहीं था कि फेमिनिज्म एग्जिस्ट करती है वहां पे। पॉइंट ये नहीं था कि एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशन में फेमिनिज्म एग्जिस्ट करती है। पहली बात तो फेमिनिज्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंडिविजुअल राइट्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। एंड अगर उसका एक्सटेंशन मान लो फेमिनिज्म भी लिखा होता तो भी ऑथर का पॉइंट कभी वो था ही नहीं। इससे ऑथर का पॉइंट ये दिखाना था कि इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म का राइज क्यों हुआ, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यार ये जो इसने फर्स्ट पार्ट में ना बिल्कुल क्वेश्चन को ही दोबारा लिख दिया है। एंड सेकेंड चीज, एंग्लो सैक्सन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमको एंग्लो सैक्सन लीगल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में पता है, ठीक है। सो ये वहां भी खेल रहा है। बट पॉइंट इज, जब आप एक एग्जाम में एक टाइम प्रेशर वाली सिचुएशन में हो ना, तो शायद आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ के लगे कि हाँ यार यही ठीक है, एंड आप हड़बड़ी में इसको मार्क कर दो। बट प्लीज ऐसा मत करना, डोंट मार्क एनीथिंग अंटिल यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द इंटायर ऑप्शन। तो पूरा ऑप्शन पढ़ो। सेकंड पार्ट ना इसका जो है ऑफ्टन गॉन अननोटिस्ड बाय क्रिटिक्स ऑफ व्हाटएवर ब्ला ब्ला, दिस इज एब्सोल्यूट रबिश, तो काटो इसको। Let's move to the next. Explain the decline in okay, ये तो यहीं काट individualist feminism का decline की तो कहीं बात ही नहीं करी है। This was not the point. So this is absolutely rubbish as well. इसको हटाओ यहाँ से। Okay. Next, help account for an increasing shift towards individualist feminism among feminists in English-speaking countries. Yes, ये सही लग रहा है because ये देखो, पता है ये पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करो जब एक सही आंसर बनाया जाता है ना, स्पेशली यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, तो ऑथर और रादर आई शुड से एग्जाम सेटर जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करता है चीज़ों को जितना ज़्यादा सॉफ्ट और ब्रॉड बना के, जितना
पास रखे पैसेज में जो लिखा गया है वो कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने प्यार से उसने लिखा हुआ है हेल्प अकाउंट, उसने ये भी नहीं लिखा कि 100% अकाउंट, जिससे कि एक्सट्रीम ना लगे। हेल्प अकाउंट इज समथिंग यू कैन जस्टिफाई, हेल्प अकाउंट फॉर एन इंक्रीजिंग शिफ्ट, ठीक है। हमको पता है इट केम टू प्रीडोमिनेट अपनी छोटी सी सिचुएशन से, तो हाँ ऑब्वियसली इंक्रीजिंग शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म, यस, अमंग फेमिनिस्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। यही पॉइंट था एग्जैक्टली, लग तो यही सही रहा है, नथिंग रॉन्ग विद दिस। लेट्स गो थ्रू द लास्ट ऑप्शन जस्ट इन केस। अकाउंट फॉर द फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअलिस्ट एंड रिलेशनल फेमिनिस्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ओके, पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं था, ठीक है, तो ये वहीं पे ही गलत हो गया। लेकिन दूसरी चीज, अगर मान लो आपको ये चीज समझ नहीं है और आप इस पैसेज को पढ़ के पूरा कंफ्यूज्ड हो, देन यहाँ पे जिस तरीके से वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, दैट एग्जिस्ट्स in this word। आप देखो ऊपर देखो, जो थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, ठीक है, रिलेशनल आर्ग्यूमेंट्स हैव अ मेजर पिटफॉल बिकॉज़ दे अंडरलाइन वुमेन्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टिंक्टिवनेस, राइट। कैसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बोथ ऑफ व्हिच स्टार्ट विद फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज अ वर्ड प्ले एज वेल। यहाँ पे उसने क्लेवरली डाल दिया अकाउंट फॉर द फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस नाउ। तो इवन इफ अगर आपको वर्ड्स पल्ले नहीं पड़ रहे हैं एंड ऑल दैट, उनको एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि कभी ना सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स भी डाल देते हैं। एंड अगर वर्ड का मतलब आप देखोगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कहीं बात नहीं हुई यार, ये इस लाइन पे तो कहीं भी बात नहीं थी, तो हटाओ ऐसे। द आंसर इज डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैसेज सजेस्ट्स दैट द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बिलीव्स को वो कर लिया, तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू। ऑफ कोर्स आप मार्क नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बट हाँ वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एटलीस्ट लिख सकते हो। एंड वो मेरा साइन होता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि उल्टा पूछते हैं इसका, ठीक है। यूजुअली नॉर्मली आप ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही देखोगे कि ऑथर क्या मानता है, ऑथर किस चीज में बिलीव करता है, ऑथर किस चीज को सपोर्ट करेगा, क्या अजम्पशन कर सकते हो, क्या इन्फेरेंस कर सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको क्वेश्चंस कभी ना कभी बीच में ना ऐसे मिक्स भी आ जाएंगे जिसमें वो उल्टा पूछेगा कि ऑथर किस चीज में बिलीव नहीं करता। उस केस में ना कई बार जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। तो बस एक प्लस या माइनस लिख लिया करो जिस भी नोटपैड पे आप सॉल्व कर रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन में उल्टी चीज मांग रहा है, तो वहां पे नेगेटिव लगा होगा ना, आपका दिमाग एकदम रिकग्नाइज कर लेगा उसको कि हाँ यार यहाँ पे ये उल्टा मांग रहे हैं, तो आई नीड टू थिंक लाइक दैट। तो एनीवे, इसीलिए मैंने बिलीव को यहाँ पे हाईलाइट किया है। चलो देखते हैं आगे। द प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इज अ हिस्टोरिकल फिनोमिना द कॉजेज ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड। हटाओ इसे। द इंडिविजुअलिस्ट एंड रिलेशनल फेमिनिस्ट व्यूज आर इररेकंसिलिएबल गिवन देयर ओके, दिस गोज अगेंस्ट बेसिकली जो ऑथर बोल रहा था अपने लास्ट सेंटेंस में। ऑथर चाहता है कि यार ये लोग हार्मोनाइज कर लें, एक दूसरे से हाथ मिला लें एंड फाइंड अ मिडिल पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। दिस स्टेटमेंट गोज अगेंस्ट द वेरी फैब्रिक ऑफ दिस पैसेज, तो इसको तो हटा दो। नेक्स्ट, अ कंसेंसस कंसर्निंग द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स विल प्रोबेबली सून इमर्ज। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे विल प्रोबेबली सून इमर्ज यार ये सब वो चाहता है कि हो जाए, बट कुछ ये सब नहीं बोला है, हटाओ। नेक्स्ट, political adversaries of feminism often misuse arguments predicated on differences between the sexes to argue that the existing social system should be maintained। यार हाँ यही बात करी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, कि अगर कोई रिलेशनल फेमिनिस्ट वाला होता है जो कि आर्ग्यू कर रहा है, जो कि रिस्पेक्ट कर रहा है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को, तो उसके आर्ग्यूमेंट को कितना आसान होता है एक पॉलिटिकल एडवर्सरी को उल्टा उसी पे भारी पड़वाना, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली डिस्कस किया था। ये लग तो सही रहा है, मेरे हिसाब से यही आंसर है। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं। Relational feminism provides the best theoretical, अरे यार हटाओ। ओके खत्म, यहीं पे खत्म। All right, next question. It can be inferred from the passage that the individualist feminist tradition denies the validity of which of the following causal statements। ये देखो ऊपर जो मैं बोल रहा था ना, believes, positive, negative, ये वाला नेगेटिव वाला है, ठीक है। So यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखना है कि पैसेज में जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे एक अगर इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट ट्रेडिशन वाला कोई है तो वो किस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को मानने से मना कर देगा। फर्स्ट ऑप्शन, अ डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सोशल ग्रुप कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप टास्क्स। सबसे पहली चीज तो ये है, पूरे पैसेज में ना तो कहीं पे एफिशिएंसी की बात हुई है, ना कहीं पे परफॉर्मेंस की बात हुई है, ठीक है। तो दिस इज out of the question. Second, a division of labor in a social group causes inequities, okay, in the distribution of opportunities and benefits among group members, okay. But ये तो similar सा ही हो गया ना कि यार जो वो actually मानते हैं, इसको वो मना क्यों करेगा? इसको वो मना करेगा ही नहीं। Next चलते हैं। A division of labor on the basis of gender in a social group is necessitated by the existence of sex-linked biological differences between male and female members of the group. तो basically लंबा
स्टेटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, बट इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जेंडर के बेसिस पे अगर एक सोशल ग्रुप में लेबर को डिवाइड कर दो तो वो जरूरी भी है, क्योंकि सेक्स लिंक्ड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। ये किसका व्यू पॉइंट है? ये रिलेशनल फेमिनिस्ट का व्यू पॉइंट है, ठीक है। दिस इज नॉट द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट। ये तो बेसिकली ऑपोजिट हो गया ना, तो पूरे उसमें था, तो इसको तो जरूर मना करेगा, ठीक है। लग तो यही सही रहा है, इसको अभी पार्क कर देते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कल्चरली डिटर्मिन्ड डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन जेंडर फॉस्टर the existence of different attitudes and okay, culturally पहली तो यार हमें नहीं पता culturally determined distinctions क्या हैं, so passage से तो हम infer नहीं कर सकते ये सब। next, educational programs, again यार educational programs की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो यहीं पे ये दो words पढ़ के मैं इसको गलत कर दूंगा, बट आगे एक बार देख लो। aimed at reducing inequalities based on gender among members of a social group can result in a sense of greater well-being for all members of the group. This is complete hogwash, हटाओ इसे, सी सही है, चलो। okay, according to the passage, relational feminists and individual feminists agree that, okay, तो ये this is interesting, अब बात कर रहा है कि दोनों किस चीज पे agree करेंगे, तो this should not be that hard. A, individual human rights take precedence over most other social claims। यार पहली बात तो most other social claims हमें पता नहीं, हम तो सिर्फ gender differences की बात कर रहे थे, तो वहां भी हट गया। and then individual human rights की बात अगर देखोगे तो यार हाँ, individualist feminist जरूर करेगा, but relational feminist तो biological differences को respect करते थे, so they would not agree probably, so हटाओ इसे। the gender based division of labor in society should be eliminated। okay, individualist probably कर लेगा इससे agree, but relational वाले नहीं करेंगे, because वो तो respect करते हैं ना biological differences को, so they don't want it to be eliminated। laws guaranteeing equal treatment for all citizens regardless of gender should be passed। देखो, this is a very tricky statement because on the surface this looks absolutely okay। after all equality की तो बात चल रही है, but you have to think about this carefully। अगर आप ऊपर जाके पैसेज देखोगे तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि सेकंड पैराग्राफ के एंड में रिलेशनल फेमिनिस्ट जो थे, ये देखना पड़ेगा वो क्या मांग रहे थे। वो चीजें मांग रहे थे जैसे मिटर्निटी बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। मिटर्निटी बेनिफिट्स is not regardless of gender, it's not gender agnostic, it is what you get when you decide to respect biological differences but in a more wholesome way, ठीक है। तो relational feminists will not agree with this statement, हटाओ इसको यहाँ से। next, a greater degree of social awareness concerning the importance of motherhood would be beneficial to the society। अब ये चीज जो है exactly ये वो चीज है जो एक individualist बात तक नहीं करना चाहता, वो लाना तक नहीं चाहते इन different biological differences को discussion में, ठीक है। they would not agree, हटाओ। so ई बचा यार, यही सही होगा। लेट्स गो थ्रू दिस। द सेम एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज शुड बी अवेलेबल टू बोथ सेक्सेस। अगेन इट्स वेरी सेफ स्टेटमेंट, नो? So this is the right answer. Let's move on. According to the author, which of the following was true of feminist thought in Western societies before 1890? Okay, let's go to the passage for this. देखो, जहाँ पे भी डेटा वगैरह वाली बात आती है ना, I would always prefer कि वापस जाके देख लो. Don't keep it in your head. So let's go back and see कि before 1890 का क्या सीन था. Okay, तो यहाँ पे before the late 19th century, these views coexisted within feminist movement, often within the writings of the same individual between 1819. However, relational feminism, which had been the dominant strain, okay, so वो पहले dominant था, okay, got it। देखो, एक चीज यहाँ पे ना मैं emphasize करना चाहूंगा कि जब भी आप पैसेज पे जाके कोई एक या दो लाइंस पढ़ते हो, ठीक है, जस्ट टू सी कि क्वेश्चन से वो कैसे रिलेट करती हैं, उसके थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे का भी पढ़ा करो। यहाँ पे पीछे पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एंड इससे पहले हमको पता है कि वो बस इंट्रोड्यूस कर रहा था, प्रोग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा था। अगर कर रहा होता, अगर ये सेंटेंसेस इस पैराग्राफ के कहीं बीच में होते, देन वी वुड हैव हैड टू रीड थोड़ा सा पहले से, क्योंकि कई बार ना आंसर पहले और बाद में छुपा होता है इंस्टेड ऑफ दैट लाइन इटसेल्फ। वो लाइन तो क्वेश्चन में ही है, ठीक है, तो आंसर उस लाइन में नहीं है, आंसर उसके आगे पीछे है, तो हमेशा इस चीज की हैबिट बना लो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड तो यार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। जब भी आपके सामने ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं ना, ये 100% गलत आंसर्स हैं, बिकॉज देखो, इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट फाउंड का मतलब है कि वो किसी दीवार पे नहीं खुदे थे, वो किसी ने अपनी बुक में नहीं लिखे थे, कोई बुक पब्लिश नहीं हुई थी उस टाइम पे जिसमें इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो वन कैन नो विद दैट मच सर्टेनिटी। तो इतने ब्लैंकेट एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, ठीक है, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिस्ट फेमिनिज्म वाज अ स्ट्रेन इन फेमिनिस्ट थॉट, यस ट्रू, बट अनदर स्ट्रेन, रिलेशनल फेमिनिज्म, प्रीडोमिनेटेड।
परफेक्ट, एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली यही आंसर है, ठीक है। बट अभी के लिए मार्क करते हैं, आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि हो कई बार ऐसा भी होता है यार कि आप मिस कर जाते हो कुछ, ठीक है। लेट्स सी, रिलेशनल एंड इंडिविजुअलिस्ट अप्रोचेस वर इक्वली प्रेवलेंट, नहीं ये तो नहीं था, हटाओ इसे। नेक्स्ट, the predominant view among feminists held that the welfare of women was ultimately less important than the welfare of children. पैसेज में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हटाओ इसे। Next, the predominant view among feminists held that the sexes should receive equal treatment under the law. ये भी गलत है because the predominant view was relational उस टाइम पे, and relational did not really want an equal treatment under the law. I mean वो लोग तो maternity benefits और वो सब मांगेंगे यार जल्दी। So no. So B, yeah, B is the correct answer. The author implies that which of the following was true of most feminist thinkers in England and United States, basically the Anglo-Saxons, after 1920. Again, the same routine. Let's go back and see कहाँ पे है ये और क्या स्टोरी चल रही है। Between 1819, 1920 ये हुआ, and then this whole thing started की because the concept of individual rights already established था Anglo-Saxon legal और political tradition में, तो individualist feminism जो था it came to predominate, और उसके बाद फिर goals वगैरह irreconcilable होने लगे, वो gender agnostic, gender blind system चाहिए थे उनको, with equal rights for all, और relational feminists को basically equal एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो चाहिए थी, बट हाँ वुमेन का जो डिफरेंशियल रोल था उसको रिस्पेक्ट करते हुए। कूल, लेट्स गो बैक, देखते हैं क्या कह रहा है। ए, दे वर लेस कंसर्न विद पॉलिटिक्स दैन विद इंटेलेक्चुअल इशूज। लेस कंसर्न विद पॉलिटिक्स, नो, सब कुछ पॉलिटिकली तो पता है। इंडिविजुअलिस्ट वाले इक्वल राइट्स मांग रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज मांग रहे थे, सब कुछ पॉलिटिकल था यार। नो, ए हटाओ। B, they began to reach a broader audience and their programs began to be adopted by mainstream political parties. Nope, कहीं भी political parties वगैरह की कोई बात नहीं हुई है, broader audience की कोई बात नहीं हुई है, हटाओ, B is out. They called repeatedly for international cooperation among women's groups to achieve their goals. Nope, कोई international cooperation की बात नहीं हुई है, C हटाओ. They moderated their initial criticism of the economic systems that characterized their societies. नोप, कोई बात नहीं हुई है यार उनके कि कौन से सोसाइटी की इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे, कुछ बात नहीं हुई है। बस देखो यहाँ पे फिर से वर्ड प्ले खेल रहा है। ओके, ऊपर लिखा हुआ था कि रिलेशनल फेमिनिस्ट जो थे उनको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, अपॉर्चुनिटी की जगह यहाँ किया सिस्टम, एंड देन वर्ड के साथ खेल रहा है कि आपके दिमाग में थोड़ी सी फेमिलियरिटी चमक जाए और आप बस इसको गलत आंसर को मार्क कर दो। दिस इज नॉट द राइट आंसर। बचा एक ही, उसको पढ़ भी लेते हैं। They did not attempt to unite the two different feminist approaches in their thought, which is true. अब तक यूनाइट नहीं हुए हैं, ये नहीं हुआ था। This is the answer, E. So that is basically how you eliminate options. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार जो कि पढ़ने में ना एकदम सही लगती हैं, ठीक है, बट you have to put everything in the context of first जो पैसेज आपने पढ़ा है, और सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इन दोनों चीजों के जब कॉन्टेक्स्ट में रखोगे तो ना ऑप्शंस फटाफट एलिमिनेट होते हैं, ऐसे ही होते हैं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, आई होप आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा, बट लेट्स टेक दिस अ स्टेप फर्दर। असली वोकैबुलरी ऐसे बिल्ड होती है, एंड दिस इज हाउ आई ऑल्सो बिल्ड माई वोकैबुलरी। मैंने नॉर्मन लुइस नहीं पढ़ी थी। आपका काम सिंपल है, इस पैसेज में जितने भी आपको वर्ड्स दिखते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, अपनी एक कोई कॉपी, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, गूगल शीट, कुछ भी खोल लो और उसमें लिख लो, वर्ड लिख लो, उसका मतलब लिख लो, एक सेंटेंस में यूजेज लिख लो। यूजेज पैसेज से ही उठा लोगे तो अच्छा है, बिकॉज पैसेज पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश करी है तो कॉन्टेक्स्ट है, वो उठा लो और अपने पास रखो। इस बुक को रिवाइज करते रहना, वोकैबुलरी इसी से बनेगी। और एक न्यू वर्ड जो भी आपने सीखा है जनहित में जारी कर दो, प्लीज कमेंट्स में डाल देना, अलॉन्ग विद द सेंटेंस जिसमें आप उसको यूज कर रहे हो। प्लीज अपने सेंटेंसेस में थोड़ी ओरिजिनलिटी दिखाना, बिकॉज दैट विल हेल्प योर ब्रेन प्रोसेस दिस सेंटेंस। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।